इंटर क्लास चैप्टर ठोस अवस्था। हम लोगों ने पहले क्रिस्टल जालकों की संरचना के बारे में पढ़ा। उसी संरचना में एक संरचना है सरल घन एकक सेल। इस प्रकार की संरचना के बारे में हम लोगों ने एक चित्रात्मक प्रारूप देखा कि एक घनाकार कोशिका या एकक सेल जिसके 8 कॉर्नर्स हैं और इन प्रत्येक कॉर्नर्स पर प्लस माइनस एकांतर क्रम में व्यवस्थित हैं। तो जब कभी इस प्रकार की संरचना प्राप्त होती है जिसमें बिंदु इकाई सेल के कोनों पर उपस्थित हों तो उसे सरल या आद्य जालक कहते हैं। इसके अतिरिक्त यदि जालक जिसमें बिंदु एकक सेल के 8 कोनों के साथ सेल के केंद्र में भी उपस्थित होता है तो उसे कहते हैं काय केंद्रित। काय केंद्रित घन एकक सेल या काय केंद्रित जालक संरचना। घन एकक सेल इसे BCC भी कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इस प्रकार की संरचना में कॉर्नर्स पर मौजूद 8 अवयवों के अतिरिक्त, अब यदि मान लिया जाए कि ये कॉर्नर्स पर मौजूद अवयव इस प्रकार से गोल कण हैं, इन गोल कणों की संरचना कुछ ऐसी दिखेगी, यानी 4 आपको सामने दिखेंगे और 4 आपको पीछे। इस गोल संरचना के मध्य में भी एक संरचना मौजूद है, यानी तब आपको स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का दिखेगा। ये आपके 8 कॉर्नर्स हो गए और एक हिस्सा बीच में मौजूद है इस प्रकार से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक यहाँ पर बीच में, तब इसे काय केंद्रित घन एकक सेल कहा जाता है। तीसरे टॉपिक पर आते हैं, फलक केंद्रित घन एकक सेल। इस प्रकार की संरचना में एक घन एकक सेल के 8 कॉर्नर्स हैं और 6 फलक हैं। प्रत्येक फलक, अभी हम ये पीछे वाला फलक लेते हैं, एक साइड का, दूसरा इस साइड का, तीसरा ये साइड, चौथा एक ऊपर का और एक नीचे का, यानी ये वाला हिस्सा इनके विकर्णों के कटान बिंदुओं पर स्थित होता है इस प्रकार से। तब ये संरचना निर्मित होती है। तो जब फलक केंद्रित की स्थिति आती है तो इसके 8 कॉर्नर्स पर इन कणों की मौजूदगी, साथ ही साथ 6 फलक पर एक कण की मौजूदगी, तो इसे 3 भागों में इस प्रकार से बांटा गया है कि क्रिस्टल जालक का जब निर्माण होगा तो उसकी अवस्था कैसी होगी। किसी सेल के लिए घनीय एकक सेल के विश्लेषण में उसकी कोर की लंबाई
परमाणु त्रिज्या और कोर लंबाई के संबंध में जो नियम अप्लाई किए गए हैं वे किस प्रकार के हैं। तो घनीय एकक सेल का विश्लेषण, घनीय एकक सेल की परमाणु त्रिज्या या कोर लंबाई। अब आपने अभी एक चित्र के माध्यम से देखा कि एक कॉर्नर में 4 अवयवों की मौजूदगी है, इस प्रकार से ये मिलकर ऐसा एक संरचना निर्मित करते हैं। तो अगर आप इसकी त्रिज्या को निर्धारित करें तो ये किसी घन की कोर है, जिसे आप D से दिखा सकते हैं अथवा A से दिखा सकते हैं। तो ये इतना भाग ही तो त्रिज्या होगा सिर्फ। तो त्रिज्या R बराबर D/2 या A/2। तो इस तरीके से एक सरल घन एकक सेल की त्रिज्या का निर्धारण किया जाता है। लेकिन जब यह घन एकक सेल अंतः अथवा काय केंद्रित अवस्था में आती है तो अब काय केंद्रित अवस्था में इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाएगा। तो काय केंद्रित अवस्था की संरचना को पहले समझें कि अगर आप इस डायमेंशन को ध्यान से देखें तो एक कण यहाँ मौजूद है, एक बीच में मौजूद है और एक किनारे मौजूद है। और एक कण की स्थिति चाहे यहाँ ले लें अथवा यहाँ ले लें, दोनों में से किसी भी एक कॉर्नर पर लें तो आपको इस प्रकार की स्थिति का अनुमान होगा। अब इस प्रकार की स्थिति में जब आप R की गणना करते हैं तो वो D/2 तो होती है, पर उसकी लंबाइयों में परिवर्तन हो जाता है। गोले की त्रिज्या, कोर लंबाई और कणों के बीच की दूरी। D को हम कहते हैं कणों के बीच की दूरी, कणों के बीच दूरी। A को हम कहते हैं कोर लंबाई, R को हम कहते हैं त्रिज्या। अब इस स्थिति में आप देखोगे तो आपको कणों के बीच की दूरी और कोर लंबाई दोनों आपको बराबर मिलेंगी। लेकिन दो कणों के बीच की दूरी और कोर की लंबाई में क्या फर्क होता है, इसको आप इसकी संरचना में देख सकते हैं। तो संरचना देखते हैं। देखिए संरचना, ये इसकी यह भुजा है। थोड़ी देर के लिए मान लें कि हमने अपने कोर को इस तरफ विभाजित कर रखा है, मतलब कुछ ऐसी संरचना के रूप में, ऐसी। तो इसे मिटा देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये हमने इसको मिटा दिया। अब ये जो दो कोर हमें दिखाई दे रही हैं, इन दो कोरों में से एक इस प्रकार की स्थिति है, यानी नीचे की भुजा की। तो एक कण की स्थिति यहाँ बनती, दूसरे की यहाँ बनती, तीसरे की यहाँ बनती और मध्य वाले की यहाँ बनती। ये एक रेखा में होते हैं। तो इन दोनों कणों के केंद्र के बीच की दूरी जो कि 2r के बराबर है। भाई r त्रिज्या प्लस r त्रिज्या। चित्र पर ना जाएं, वो एकदम एक बराबर नहीं है या मिला नहीं है। चलिए मिला देते हैं, अच्छा कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है,
इस प्रकार से। अब चूंकि ये डायग्राम 3D होना चाहिए और 3D की व्यवस्था संभव नहीं हो सकती, इसलिए इसको इस प्रकार से रखा गया। अब ये जो डिस्टेंस बचती है ये इसकी कोर लंबाई a के बराबर हो जाती है। तो चूंकि 2D व्यवस्था में 3D डायग्राम संभव नहीं है, तो आप अपनी बुक से इस डायग्राम को देख सकते हैं। जो 2r डिस्टेंस है वो √3a/2 के बराबर है। ये √3a/2 किस प्रकार से प्राप्त होता है, तो एक ज्यामितीय संरचना बनाएंगे, उसमें एक समकोण लेंगे और विकर्ण के सूत्र के हिसाब से उसकी गणना करेंगे। तो यदि 2r बराबर √3a/2 है तो r की गणना क्या होनी चाहिए? आपको पता है कि r बराबर d/2 होता है, r = d/2, और d ही एक्चुअल में √3a/2 है। √3a/2 अपॉन 2, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो r = √3a/4। ये काय केंद्रित के लिए है, ये सरल घन एकक सेल के लिए है। तो जो भी डिस्टेंस है, जैसे इन्होंने कहा d बराबर कणों के बीच की दूरी, तो ये इस कण का केंद्र है, ये इस कण का केंद्र है, तो कणों के बीच की दूरी यह 2r ही d के बराबर होगा। 2r का मान √3a/2 है, तो d का मान भी √3a/2 होगा। चूंकि r बराबर d/2 होता है, इसलिए वैल्यू को पुट अप करने पर काय केंद्रित स्थिति में r बराबर √3a/4 की प्राप्ति होगी। अब आते फलक केंद्रित संरचना में। फलक केंद्रित संरचना किस प्रकार की है, पहले उसे देखें। एक कण, दो कण, तीन कण, चार कण और इनके मध्य में एक कण की स्थिति। तो इतने नजदीक अगर कण होंगे तो उसके मध्य में कण नहीं आ पाएगा, तो उसे इस प्रकार से दिखाते हैं, 1 2 3 4 और 1 मध्य। तो यहाँ आपको बताया था कि हर एक फलक के बीच में विकर्ण पर एक अतिरिक्त कण उपस्थित होता है। तो दो निकटवर्तियों के बीच की दूरी d, कोर लंबाई a और त्रिज्या r है। तो ध्यान से देखेंगे कि कोर लंबाई क्या है और निकटवर्तियों के बीच की दूरी क्या है। तो इन्हें एक विकर्ण से मिला देते हैं इस प्रकार। यह दूरी a है, कोर लंबाई, और दो निकटवर्ती कण, एक कण दूसरे कण के केंद्र के बीच की दूरी d। इस d का मान लगभग 2r के बराबर ही होता है। क्योंकि ये एक 2 डायमेंशनल फिगर है, 3 डायमेंशनल फिगर में परमाणु काफी पास पास, आयन काफी पास पास या अणु पास पास या एक दूसरे से जुड़े हुए देख सकते हैं। अगर वैसे 3D स्ट्रक्चर की कल्पना करें तो वो कुछ इस प्रकार का दिखना चाहिए, ठीक। तब इन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी 2r के बराबर हो जाएगी और 2r होगा d के बराबर। यह दूरी कहलाएगी a। इसके तुलना में इस वाले फिगर से आपको ज्यादा स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। तो d का मान जो है वो a/√2 प्राप्त होता है ज्यामितीय गणना के आधार पर। तो d का मान यदि a/√2
√2 है तो r बराबर d/2 होता है और d की जगह पर रखेंगे a/√2 और अपॉन में क्या हो जाएगा 2। अब आप चाहें तो इसका परिमेयीकरण कर लें। इसका परिमेयीकरण करने पर क्या प्राप्त होगा? d का मान a/√2 है और r बराबर d/2 होता है, तो परिमेयीकरण करने पर क्या मान प्राप्त होगा? तो यहाँ पर लिखने में कुछ त्रुटि हो गई, a/√2/2, इसको आप रिवर्स करके ऊपर ले जाओगे, हो जाएगा a/2। किसके बराबर? r के बराबर। तो सरल घन एकक सेल की, काय केंद्रित घन एकक सेल की और फलक केंद्रित घन एकक सेल की त्रिज्याएं, जिन्हें परमाणु त्रिज्या कहते हैं, कोर लंबाई भी इसके द्वारा ही ज्ञात की जा सकती है। यदि आपको d अथवा r पहले से ज्ञात है तो आप किसी भी सूत्र को अप्लाई करके a का मान ज्ञात कर सकते हैं। क्रिस्टल जालक में यह व्यवस्था काफी महत्वपूर्ण, इसलिए इन सूत्रों को ध्यान से समझ लें और क्रिस्टल जालक की स्थिति को भी ध्यान से समझ लें कि काय केंद्रित में 8 कॉर्नर के अतिरिक्त एक कण, फलक केंद्रित में 8 कॉर्नर के अतिरिक्त 6 कणों की उपस्थिति होती है। अब जब इन्हें परिकलित करना होगा तो किस प्रकार से परिकलित करेंगे, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।